फ्रेंड्स, आज हमारे लिए समझने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लोज। टुडे वी विल बिगिन विद क्लोज, CLOUSA। Before going to understand close properly, first of all what you have to do that you have to subscribe my channel Satish. Hello students, good evening. Today we will have another topic. It's very important for class 10th, 11th and 12th, not only for CBSE but also for RBSE and for college students who are the students of English literature and the competition point of view. Friends, look here. Today we'll learn something about clause. What is clause? Clause, it means verb. Clause, it means verb. As many as verbs are there in a sentence, so many clauses are there. बिल्कुल सीधा है कि जिस वाक्य में जितनी क्रियाएं होंगी, जितने वर्ब होंगे, उतने उस वाक्य में क्लोज होंगे। ये सबसे सिंपल तरीका जानने का है। It means to say if one verb is there, means one clause is there. You may look here. When a word becomes the part of a sentence, it is called phrase. बीच में ही क्लोज के बीच में फ्रेज की बात इसलिए कह देता हूँ कि कोई एक शब्द, अगर ही शब्द डिक्शनरी में देख रहे हो तो वो एक डिक्शन शब्द है, वर्ड के रूप में माना जाएगा। बट व्हेन यू यूज ही इन अ सेंटेंस, इट मीन्स इट विल बी कॉल्ड अ फ्रेज। जब ये किसी वाक्य का भाग बन जाता है वो फ्रेज बन जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी क्लोज की। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक वाक्य है, दिस इज द मैन आई मेट हिम यस्टरडे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है इज के नीचे वर्ब लिखा है और मेट के नीचे वर्ब लिखा है। इस पूरे वाक्य में दो वर्ब है, इसका मतलब इस वाक्य में दो क्लोज है। तो आप ये बात को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने वापस ये बात दोहराना चाहूंगा, एज मेनी एज वर्ब्स आर देयर सो मेनी क्लोजेज आर देयर। तो यहाँ टू क्लोजेज है। ए डिक्शनरी वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ड और डिक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोजेज क्या है। क्लोज को अगर डिफाइन करें तो डिफाइन करने में हम ये बात देखना चाहेंगे कि क्लोज इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मेन क्लोज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकती हो, और जो टेंस को बताता है इट मीन्स फाइनाइट क्लोज भी कह सकते हैं। तो उसका जो दूसरा साथी होता है, साथी होता है या होते हैं, देयर माइट बी वन सबऑर्डिनेट क्लोज एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लोज इन अ सेंटेंस। बट वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन माइंड दैट ओनली देयर मस्ट बी वन मैन क्लोज। मैन क्लोज एक ही होता है। हम जैसे सिंपल बात करें, किसी संस्था की बात करते हैं, तो यदि कोई विद्यालय की बात करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल तो एक ही होता है, और उसके साथ काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर दैट इन ए सेंटेंस देयर इज वन मैन क्लोज एंड विथ दैट मैन क्लोज देयर आर मेनी सबऑर्डिनेट क्लोजेस। जनरली they begin with WH word, that, or, because, if, etc. सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी कभी नॉन फाइनाइट क्लोज का भी काम करते हैं। आप जानते हो नॉन फाइनाइट क्लोज जो होते हैं, जो टू से शुरू होते हैं, ING से शुरू होते हैं, वो नॉन फाइनाइट क्लोज के रूप में होते हैं। आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो फाइनाइट क्लोज वो कहलाएंगे जो सीधे टेंस को बताते हैं, जिसमें शुरुआत ही डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब से होती है, या शुरुआत इस तरह से बताते हैं कि वाक्य को लेके चलते हैं। अब जहां तक सबऑर्डिनेट क्लोज की बात है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर विभाजित करते हैं तो विभाजित होकर वो बहुत सारे नए नए सबऑर्डिनेट क्लोज में विभाजित होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर तीन केवल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करेंगे, एंड दिस सबऑर्डिनेट क्लोजेज आर कॉल्ड नाउन क्लोज, एडजेक्टिवल क्लोज एंड एडवर्बियल क्लोज। हम तीन की बात करेंगे। बहुत सारे क्लोज हैं, लेकिन जो खास महत्वपूर्ण रूप से अधिकतर एग्जामिनेशंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सबऑर्डिनेट क्लोजेज हैं उनमें हम बात करेंगे नाउन क्लोज, adjectival clause and adverbial clause. Noun clause, it means
नाउन क्लोज वह कहलाएगा जो या तो किसी सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, या किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, या किसी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। क्लोज मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें वर्ब होती है वो क्लोज कहलाता है। आपको मैं सीधा नाउन क्लोज के रूप में ले जाना चाहूँगा। नाउन क्लोज जनरली आप देख सकते हैं WH शब्द और डेट से शुरुआत होती है इसकी। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ले जाऊँगा, सीधा नाउन क्लोज पर ले जाऊँगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा व्हाट यू से। व्हाट यू से इज एब्सोल्युटली राइट। जब तक कि किसी वाक्य में पहली वर्ब आवे और उसके बाद दूसरी वर्ब शुरुआत नहीं हो जाती है, तब तक का पहला वाक्य पूरा एक पूरा अपने आप में एक क्लोज होता है और एक नए रूप में सेंटेंस के रूप में अलग दिखता है। व्हाट यू से ये पूरा एक सेट है पूरा। और चूंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर से के रूप में वर्ब दे रखी है, से के रूप में वर्ब की ये पूरा एक पार्ट है। व्हाट यू से पूरा आ गया है। और आप देख सकते हैं से के बाद वापस ईज आया है। इसका मतलब पहले ये वर्ब आ गई, फिर ये दूसरा वर्ब शुरू हो रही है। इसका मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पूरा एक भाग है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा सेट किसके स्थान पर आया है? ये पूरा जो सेट आया है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, इफ ए सेंटेंस और ए फ्रेज is used a subject, it means it is generally called noun। जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसको नाउन ही कहते हैं। और चूंकि आपको मालूम है क्लोज का मतलब मैंने क्या कहा, वर्ब होना, चूंकि इसमें से वर्ब है तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्लोज कहा जाएगा। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि व्हाट यू से पूरा सेट किसके जगह पे आया है, ये आप देख सकते हैं पूरा ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। और जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। और चूंकि इसमें वर्ब भी दे रखी है इसलिए ये क्लोज कहलाएगा, इसलिए नाउन क्लोज कहलाएगा। तो नाउन क्लोज फंक्शन एज सब्जेक्ट, subject, object and complement, what I said you earlier. Look here another example just before you. Suppose second example is, I know that you are generous. I know सब्जेक्ट एंड वर्ब, आफ्टर वर्ब। यहाँ पर देखिए आप डेट से नए वाक्य की शुरुआत हो रही है। आप देख ले इसमें बिग ब्रैकेट में बता रखा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट था। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, क्या प्रश्न पूछने से सीधा उत्तर मिलता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई नो व्हाट दैट यू आर जेनरस। अब आप देख सकते हैं इसमें दैट यू आर जेनरस जो लिखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत डेट से हो रही है और एक के बाद इसमें आर भी आ रहा है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं लगभग जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इनकी विशेषता होती है, लगभग 98% होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की विशेषता होती है उनके सब्जेक्ट से पहले कुछ न कुछ आड़ा कुछ न कुछ होता है, चाहे दैट के रूप में हो, चाहे WH के रूप में हो, किसी के रूप में होता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट, या मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है। और नाउन है चूंकि इसके अंदर क्या वर्ब भी दे रखी इसलिए ये क्लोज कहलाएगा, तो ऑब्जेक्ट की भूमिका में आ गया। अब तीसरा देख सकते हैं कि शी इज व्हाट आई थिंक। आपको मैंने पहले भी निवेदन किया, पहले की क्लासेस में बताया है कि बी टाइप्स वर्ब के तुरंत बाद आने वाला एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन उसकी भूमिका हमेशा, उसका जो लेबल होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी वाक्य को कंप्लीट करता है। आप देख सकते हैं शी इज वर्ब के बाद व्हाट आई थिंक। आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले ही कहा है कि when a subordinate clause begins there must be some WH like or that like word phrase is used there। आप देख सकते हैं वर्ड के बाद सब्जेक्ट दे रखा और अब थिंक दे रखा है। ये पूरा अपने आप में एक सेट है, पूरा सेट एक साथ रहता है। इसलिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्यों बताया, क्योंकि यहाँ बी टाइप वर्ब है और उसके तुरंत बाद आ रहा है। आप देख सकते हैं ये एक वर्ब है और ये दूसरी एक वर्ब है, ये अपना एक सेट लेके चलती है। इस वाक्य में टोटल 2 क्लोज है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो शी से लगाकर थिंक तक का पूरा एक पार्ट है, उस पूरे को MCL कह सकते हैं, मेन क्लोज कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एक भाग आया है ये NCL कहलाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की भूमिका निभाता है। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नाउन क्लोज फंक्शन है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वी स्विच ऑन टुवर्ड नेक्स्ट वन, एडजेक्टिवल क्लोज। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव क्लोज, मॉडिफाइंग क्लोज भी कह सकते हैं इसको। एडजेक्टिवल का मतलब होता है किसी की विशेषता बताना, ये जनरली नाउन की विशेषता बताता है। इसलिए इस क्लोज की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इस क्लोज में क्या होता है कि नाउन के साथ ही जुड़ा हुआ ना, पहले नाउन आएगा और नाउन के साथ पीछे उसके पीछे कोई WH शब्द आ सकता है, दैट आ सकता है।
तो ये अक्सर इसकी भूमिका भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकती है किसी वाक्य में, और ये एम की भूमिका नहीं। अगर फ्रेज का विश्लेषण कर रहे हैं तो मॉडिफाइंग का काम करेगा। आप देख सकते हैं इनके भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ देखें कि ही हु हेल्प्स मी इज माई रियल फ्रेंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो MCL है, पूरा मेन क्लोज, पूरा वाक्य कहाँ से कहाँ तक है, ही हु हेल्प्स मी इज माई रियल फ्रेंड, पूरा एक वाक्य है, पूरा वाक्य नहीं, पूरा MCL है, पूरा मेन क्लोज है। लेकिन आप देख सकते हैं इसके बीच में जब दूसरी वर्ब इज शुरू होती है उसके पहले एक नया वाक्य बीच में दिख रहा है आपको, हु हेल्प्स मी। ये हु हेल्प्स मी अगर हटा दो तो भी इसके वाक्य पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं। आप देख ले, ही इज माई रियल फ्रेंड, वो मेरा अच्छा मित्र है। अब यहाँ पर ये हु हेल्प्स मी तो क्या था फिर, ये हु हेल्प्स मी किसकी विशेषता बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है। और जो विशेषता बताने वाला क्लोज होता है उसको हम RCL कहते हैं, रिलेटिव क्लोज कहते हैं या एडजेक्टिवल क्लोज कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके WH या दैट से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पर देखना, ये जैसे WH आया उससे या दैट आया उससे पहले आप देखना कोई यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर कोई इस तरह से एक वाक्य नया आता है तो वो हमेशा एम का काम करता है, नहीं मॉडिफाइंग का काम करता है, क्वालिफाइंग का काम करता है ना, ये काम करता है। और इसकी विशेषता ही की बता रहा है, क्योंकि जो विशेषता बताने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है, इट क्वालिफाइज ही, इसलिए इसको RCL भी कहते हैं और इसको एडजेक्टिवल क्लोज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा वाक्य। दूसरा वाक्य आप देख सकते हैं, आई नो राजेश, आई नो राजेश। अब यहाँ वाक्य समाप्त हो सकता था, कोई बात नहीं, आई नो और राजेश ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ बात इसमें और आगे बढ़ गई है, हुज मदर इज ए रिलीजियस लेडी। अब हुज मदर इज ए रिलीजियस लेडी, ये पूरा किसकी विशेषता बता रहा है, राजेश की विशेषता बता रहा है। इट मीन्स इस जो क्लोज है उसका संबंध केवल राजेश से है, पूरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ मॉडिफाइंग का काम कर राजेश को, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है, क्यों राजेश के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एडजेक्टिव क्लोज होता है, रिलेटिव क्लोज होता है, उसके जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। नाउन आ गया, आप देख ले इसके बाद W शब्द आया, इसका मतलब पूरी जो बात किसकी विशेषता बता रहा है, राजेश की बात बता रहा है। तो राजेश यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए फ्रेज, राजेश हुज मदर इज ए रिलीजियस लेडी, ये पूरा पार्ट फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज है दे रखा है, क्लोज विद इन अ फ्रेज, फ्रेज के अंदर क्लोज दे रखा है और मॉडिफाइंग का काम कर रहा है। मित्रों आप तीसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई सो अ लेडी whom somebody cheated। तो आप देख सकते हैं अ लेडी नाउन है, उसके पीछे W से वाक्य शुरू हो रहा है, तो बात बिल्कुल क्लियर है। इट इज क्लियर दैट व्हेनेवर देयर इज अ नाउन हो, व्हेन देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन, एंड इफ इट इज प्रेसिडेड बाय it is followed by some WH word or that etc. or a clause, then this clause will be called as RCL or adjectival clause। ये कहा जाएगा, बिल्कुल बात क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिवल क्लोज की एक ही विशेषता होती है कि ये मॉडिफाइंग का काम करता है, ये हमेशा विशेषता बताने का काम करता है। और इसकी विशेषता है RCL क्लोज की विशेषता है उसके आगे नाउन या प्रोनाउन, मैंने यहाँ नाउन लिख रखा, लेकिन आपको बता दूं कि प्रोनाउन भी डमी नाउन का ही रूप होता है, नाउन प्लस RCL हो सकता है। अब मित्रों मैं तीसरी बात की तरफ आपको ले जाऊंगा, जो तीसरा महत्वपूर्ण काम का जो क्लोज है उसका नाम है एडवर्बियल क्लोज। एडवर्बियल क्लोज जो होते हैं उसको हम फंक्शन में ऐसे मानते हैं। आपको बता दें इनकी पहचान व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई से हो सकती है जनरली, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो खास महत्व के उन पर ही हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। समय को बताते हैं, स्थान को बताते हैं, मैनर को बताते हैं, रीजन को बताते हैं, फ्रीक्वेंसी को बताने वाले भी होते हैं, कंडीशंस को बताने वाले भी होते हैं। बट what I have to think here is we have to only think on when, where, how and why. So look here, I have written yes a couple of examples here. Please look here. I shall help you. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कंडीशन आगे दे रहा है, देखो if you help me, अगर आप मेरी सहायता करते हैं तो। अब यहाँ पर if you help me पूरा एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि पूछ रहा है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, कैसे करोगे, हाउ क्वेश्चन से सीधा उत्तर मिल रहा है। जब हाउ से सीधा उत्तर मिल रहा है तो मैनर होता है, और मैनर को हमेशा एडवर्ब में ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने फंक्शन तो ऊपर ए लिखा है, इसका लेबल इसका ए दिया है, लेकिन नीचे मैंने ADVCL क्यों किया, क्योंकि एडवर्ब तो हो गया, लेकिन चूंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्प लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेल्प, और वर्ब है, और मैंने कहा वर्ब का मतलब क्लोज होता है, सीधी बात है, तो एडवर्बियल क्लोज हो गया। समझ में आ रहा होगा मित्रों आपको अच्छी तरह से। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि मैं जो बात मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि कई सारे बड़े बड़े ज्ञानी भी इस पर बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी ज्ञान है वो सरलतम दृष्टि से
मेरे छठी का बच्चा भी समझ सके और मेरे कॉलेज का विद्यार्थी भी समझ सके, उसको ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर लाता हूँ। बिकॉज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम टू स्कूल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से पहले कोमा। याद रखें, सब्जेक्ट से पहले जनरली कोमा करके कोई वाक्य दिया जाता है तो वो लगभग हमेशा एडवर्ब को ही इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि रीजन बता रहा है और एडवर्ब दे रखा है, एडीवी हो गया, जो कि इसमें वॉज लिख रखा है इसलिए क्लोज हो गया, तो एडवर्ब बिल क्लोज हो गया और इसके बाद ये पूरा वाक्य बन गया। तो आप देख सकते हैं बिकॉज से लगाकर लास्ट में स्कूल तक का पूरा वाक्य तो एमसीएल कहलाएगा, लेकिन एमसीएल के अंदर एडीवीसीएल इसका पार्ट बन गया। ओके, लेकिन मैं आपको इधर बता दूं को फ्रेज के रूप में भी देख सकते हैं। इधर आगे देखें, तीसरा जो वाक्य है, आई सॉ समबडी क्राइंग, मैंने किसी को देखा चिल्लाते हुए, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग। कब देखा आपने? टाइम बता रहा ऑटोमेटिक, तो टाइम बताएगा, इसका मतलब एडवर्ब कहलाएगा। ऊपर एडवर्ब है तो नीचे आप देख सकते हैं, नीचे ए मैंने लिख रखा है। ए का मतलब हुआ इसका जो फॉर्म हो गई वो एडवर्ब की हो गई, लेकिन एडवर्ब के साथ हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं एडीवीसीएल, यहाँ पर लिखा जा सकता है। यहाँ पर मित्रों हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंदर एडीवीसीएल लिखा जा सकता है। एडीवीसीएल को लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर चूंकि इसमें वर्ब दे रखी है, एडवर्ब की भूमिका निभा रहा है। मित्रों, ये तो सारी बात हुई जब हमारे कॉलेज के विद्यार्थी या बड़े हायर क्लास के विद्यार्थी जब समझते तब बात है। लेकिन जब हमारा 10वीं का विद्यार्थी किसी बात को समझता है तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, उसको WH वर्ड का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। WH वर्ड का ज्ञान कैसे होगा? आपको बता दें कि हु का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको बता दें कि रिलेटिव प्रोनाउन का ज्यादा उपयोग होता है उसके अंदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस WH या दैट से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, इसका मतलब उसके पीछे का जो एक सेट होता है, वाक्य का सेट होता है, वो रिलेटिव क्लोज कहलाता है। आई मेट द मैन हु हेल्प्ड मी इन पंजाब, तो मैन क्या है? नाउन है। आप देख सकते हैं पहले सूत्र दिया, अगर ह्यूमन बींग दे रखा है या ह्यूमन बींग जैसा किसी का नाम दे देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोई डॉग है लेकिन डॉग का भाई टॉमी नाम दे दिया तो उसको उसका पर्सोनिफाइज कर दिया, तब भी हम उसके लिए हु का प्रयोग कर सकते थे। या तो ह्यूमन बींग होना चाहिए, ह्यूमन बींग जैसा होना चाहिए जिसका पर्सोनिफाइज करते हैं। तो उसके बाद अगर ह्यूमन बींग के बाद अगर डैश दे रखा है और पीछे वर्ब आ गई है, हेल्प्ड, आप देख सकते हैं हेल्प्ड दे रखा है, मैन दे रखा है, तो हु का प्रयोग करते हैं। आई मेट द मैन हु हेल्प्ड मी इन पंजाब। ये जनरली 10वीं के बच्चों को जब फिल इन द ब्लैंक्स करवाते हैं तब ये काम में आता है। आप देख सकते हैं ह्यूमन हो, नेम हो या लाइक ह्यूमन जैसे जिसको पर्सोनिफाइज कर दिया हो और उसके बाद अगर डैश के बाद सब्जेक्ट सीधा दे रखा हो तो आपको हुम का प्रयोग करना है। आई मेट द मैन, मैन आप देख ले ह्यूमन नजर आ रहा है आपको, और आई क्या है? सब्जेक्ट है। अब इधर आई सब्जेक्ट है और आगे मनुष्य है, मैन है, तो आपको हुम का प्रयोग करना है। सिमिलरली जब हम हुज का प्रयोग करते हैं तो हुज पर भी आपको बता देना चाहूंगा कि हुज के प्रयोग में भी इसी तरह से आता है, या तो ह्यूमन होगा या ह्यूमन लाइक होगा जिसको आप पर्सोनिफाइज करोगे, है ना। कभी कभी सूर्य की किरणें हैं तो उसको भी हुज रेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आई मेट द मैन, आप देख रहे हो ह्यूमन बींग दिख रहा है। अब हुज फादर क्या नाउन है, उसके साथ हमने हुज का प्रयोग कर दिया। आई मेट द मैन हुज फादर इज एन IAS। आगे आप देख सकते हैं वीच का प्रयोग। वीच का प्रयोग आपको बता दूं कि 3 के लिए अधिकतर होता है। इन एनिमेट कोई दे रखा हो, कोई एनिमल दे रखा हो और या ट्रीज दे रखा हो। अगर हिंदी में सीधा जाए, इफ निर्जीव पशु पक्षी पेड़ पौधे, नी प पे, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना, हिंदी में याद रखना, नी प पे के बाद वीच का प्रयोग होता है। वीच के स्थान पर दैट का प्रयोग भी करते हैं जनरली, लेकिन बिल्कुल जो प्रॉपर रूप में वीच का प्रयोग तब होता है। आप देख सकते हैं 3 वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं। आई नोटिस्ड अ कार है, इसके बाद अगर आपको WH भरना है तो वीच का प्रयोग कर सकते हैं। वीच नहीं दिया हो तो दैट का प्रयोग किया जा सकता है। आई परचेज्ड अ पैरट, विच आ गया, और आप देख सकते हैं आई कट द ट्री, विच आ गया, विच हैड ट्राइड कंप्लीटली। दैट का प्रयोग ये प्लेस विच के स्थान पर प्रयोग करते हैं जनरली, लेकिन इसका जो वास्तविक प्रयोग है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस दैट। अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो न निर्जीव है न सजीव है। जैसे आप देख सकते हैं द इन्फॉर्मेशन, सूचना क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द इन्फॉर्मेशन दैट आई रिसीव्ड वाज फैक्ट, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग इसीलिए किया जा सकता है। वेन का प्रयोग आपको मालूम है, समय के साथ करते हैं। वेन टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। देयर इज द टाइम व्हेन आई रीच्ड होम। इस तरह से आप वेयर का प्रयोग आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वेयर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इस प्लेस के रूप में वेयर का प्रयोग होता है। प्लेस के रूप में वेयर का प्रयोग किया जा सकता है। आप कर सकते हैं आई विजिटेड हरिद्वार वेयर द गंगा फ्लोज,
हरिद्वार प्लेस का नाम है, वेयर का प्रयोग आ गया। इस तरह से कभी कभी आप देखना कि व्हाट, हाउ और वाई के प्रयोग भी इस तरह से कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं तो हाउ, व्हाट और वाई के प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आई नो व्हाट यू डोंट नो, आई नो हाउ यू गेट सक्सेस, आई नो वाई ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। इस तरह से प्रयोग किया जा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको थोड़ा सा नियम कानून का ध्यान रखना है। और नियम कानून ये है कि ये हाउ, व्हाट और वाई के प्रयोग में थोड़ा सा आपको, अगर वो ऑब्जेक्ट जैसी बात में आता है तो आपको उसके हिसाब से प्रयोग करना है। एडवर्बियल के रूप में जाएंगे हाउ वाई तो उसको उस रूप में प्रयोग करना है। आपको डब्ल्यूएस शब्द का बहुत ज्ञान आवश्यक है। मित्रों, मैं समझता हूँ कि आज के लिए बहुत हो गया। यह क्लोज के साथ साथ आपने बहुत सारी बातें समझ ली। आप निश्चित रूप से मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसे जाकर आप लाइक करें। सतीश कुमार व्यास श्रेष्ठ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, लेक्चर ऑफ इंग्लिश जेएस खेरवाड़ा। आप वहाँ सर्च कर सकते हैं और लगभग 35 से 40 तरह के वीडियो मैंने बनाए हैं जो विशेष रूप से आरबीसी क्लासों के 12th के लिए काम किए हैं, जिसमें हमने कई पोइट्री, कई कंपोजिशन पर ही बात की है और ग्रामर पर बात की है। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। आप So friends, today in my class I discussed on clause distinguishing. I think you have understood properly what is clause and how can we identify a clause in very easy sense. जनरली हम देखते हैं कई बार कुछ लोगों के द्वारा इतना विद्यार्थियों को एम्बिग्यूस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि उसको समझ नहीं सकते। कई हमारे बड़े बड़े ग्रामरियन बैठते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि अगर हम किसी बात को इतना गहरे में ले जाके बताएं ताकि बच्चा उलझता ही रहे, नहीं, मेरा सीधा संबंध हमेशा रहता है कि विद्यार्थी कम शब्दों में अधिक बात को समझ जाए। और मैंने आपको बताया कि क्लोज इट मीन्स एज मेनी एज वर्ब्स आर देयर सो मेनी क्लोजेस देयर। अगर एक वाक्य में एक वर्ब है तो एक क्लोज है, दो वर्ब है तो दो क्लोज है। और हमने आपको पहले बता दिया मित्रों कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज की विशेषता होती है कि उसके सब्जेक्ट से पहले कुछ न कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कि जैसे डब्ल्यू लिखा हुआ है, दैट आई, व्हेन आई, दैट यू, इस तरह से लिखे हुए आते हैं तो ऑटोमेटिक